हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 21st लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। माय नेम इज राम परमार। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ना बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम लोग 2 मिनट रिवीजन करेंगे दैट वुड बी बेटर। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 3 कंडीशंस थे और तीनों के तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी था। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था स्टूडेंट्स, बताओ। फर्स्ट कंडीशन था मॉलिक्यूल शुड हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड, दैट इज RRS। मॉलिक्यूल के पास में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट होना चाहिए, मतलब या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या इट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ रिंग। दूसरा पॉइंट क्या था, एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट। ग्रुप्स क्या होने चाहिए बच्चों, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे ए तो यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वाई होना चाहिए। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, L1 शुड नॉट बी इक्वल टू L2। ये हमने पढ़ा था। अभी इसमें कैसे है बेटा कि अगर डायग्राम से देखेंगे तो अपने को कभी समझेगा नहीं। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रहेगा, लिसन टू मी केयरफुली, इवन ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रहेगा या फिर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स रहेगा, तो वहां पे L1 और L2 कभी इक्वल नहीं होते हैं। और अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और इवन नंबर ऑफ रिंग्स रहेगा तो उसमें L1 और L2 हमेशा इक्वल होते हैं। तो वहां पे तो GI कभी हो सकता नहीं है। ऑड नंबर होगा तो डायरेक्टली GI मत बोलना, वहां पे आपको सबसे पहले क्या करना, चेक करना पड़ेगा कि ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट। यहां तक हम लोग ने पढ़ा था और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किए थे। थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे। अभी ट्विस्टेड क्वेश्चन का बेटा लेवल 2 आज हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि साइक्लो अल्कीन्स में GI क्यों नहीं हो सकता और कहां से लगा के कहां तक हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। लिखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग shows GI। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज GI, किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, आप लोग पेन पेपर ओपन करिए और सॉल्व करिए इसको। CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे रिंग, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। स्टार्ट। सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन,
अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए। स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स इन सब के आंसर्स, क्योंकि ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, डबल बॉन्ड का मतलब रिंग भी होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, रिंग भी होता है, राइट। तो इसकी जगह पे रिंग और ये रिंग, तो ये इवन है कि ऑड है, इवन है। इवन लिखते हैं बेटा क्या लिखोगे, नो जी है, सिंपल, डोंट वेस्ट योर टाइम। इवन लिखते हैं क्या लिखोगे, नो जी है, ठीक है ना। ये 1 है, डबल बॉन्ड का मतलब एक रिंग ही मान लो, 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑड है। ऑड है तो बेटा जी आई हो सकता है, लेकिन ग्रुप शुड बी डिफरेंट। तो ग्रुप चेक करो, 1 ये 2 दोनों अलग अलग है, ये और ये भी दोनों क्या है, अलग है। तो क्या लिखोगे, शोज जी आई, ये जो जी आई शो करेगा, ठीक है। थर्ड वाला 1 2 और 3 पक्का, तो ये ऑड है कि इवन है, ऑड है। दूसरी बात, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी अलग है, तो क्या लिखोगे, इट शोज जी आई, ये भी जी आई शो करेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये 1 ये 2, इवन है कि ऑड है, इवन है। इवन आते ही क्या लिखूंगा बेटा, नो जी आई। इवन आते बेटा चेक करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप डिफरेंट भी होगा तो भी कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है, आज ही करेंगे, डोंट वरी। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला देखते हैं, डबल बॉन्ड 1 हो गया, फिर रिंग हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इवन है कि ऑड है, सर ये तो ऑड है, तो ये ऑड हो गया। फिर ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी अलग है, तो क्या लिखूंगा बेटा, इट शोज जी आई, इट शोज जी आई, ठीक है ना। चलो ये वाला हो गया। फिर इसकी बात करें अगर, और इसकी बात करें, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये जितनी जगह पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वो अपन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। पहले ये वाला करते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3rd है, तो ये इवन है कि ऑड है, सर ये तो वापस से ऑड हो गया। तो ग्रुप चेक करने का, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अलग है। यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी क्या है, अलग है। तो क्या लिखूंगा, शोज जी आई, एकदम सिंपल। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से हमारे लिए ट्रिकी है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे बच्चे जब यहाँ पे लिख रहे थे, सब सॉल्व कर रहे थे, उन्होंने सोचा होगा कि राम सर यहाँ पे डबल बॉन्ड डालना भूल गए। मैं कुछ नहीं भूला बेटा, सब कुछ बराबर है। स्टूडेंट ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। अभी 10 में ऐसे मत गिनना 1 2 3, क्यों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं ना, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐसे मत गिनना 1 2 3, क्यों, बीच में डबल बॉन्ड ही नहीं है। यहाँ पे भी मत गिनना 1 2 3, ऐसे नहीं गिनेंगे। तो फिर सर इसमें कैसे करेंगे, फिर इसमें एक काम करो, सिंपल ट्रिक, आप ना एक एक रिंग को अज्यूम करो, सिर्फ एक एक रिंग को टारगेट करो, एक एक रिंग को। सपोज मैं इस रिंग की बात करता हूँ, तो इस रिंग के ऊपर यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड तो है, इस रिंग की बात करो। फिर आप बताओ ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है, सेम है ना। तो नो जी आई बिकॉज ऑफ दिस रिंग, इस रिंग की वजह से जी आई नहीं होगा, इस रिंग की वजह से। हाँ, लेकिन अगर मैं इस रिंग की बात करूं, इस रिंग को देखो सेपरेटली, तो जब भी बेटा ऐसा बीच में क्या आ जाए, गैप आ जाए, जैसे रिंग डबल बॉन्ड फिर रिंग होना चाहिए था, बट नहीं है, ऐसा गैप आ जाए, गैप आ जाए तो फिर एक एक को चेक करो। क्या बोला मैंने, सुना, अगर ऐसा गैप आ जाए, समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड आ गया, ऐसा गैप आ जाए तो हमेशा क्या करोगे, एक एक को चेक करो। अभी इसको अगर मैं चेक करने जाऊं तो आप बताओ, यहाँ पे ये रिंग की वजह से, ये वाला रिंग की वजह से देखना, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग है, हाँ सर अलग है। फिर ये वाला ग्रुप और इसके ऊपर पूरा ये ग्रुप गिना जाएगा, तो ये दोनों ग्रुप, ये और ये पूरा ग्रुप अलग है कि सेम है, अलग है। ये और ये दोनों भी अलग है, सो बेटा इट शोज जी आई। तो आप बोलोगे सर ये फिर कंपाउंड जो है ओवरऑल शो करेगा कि नहीं करेगा, ओवरऑल डेफिनेटली इट विल शो जी आई, बट नॉट बिकॉज ऑफ दिस रिंग, बिकॉज ऑफ दिस रिंग इट शोज जी आई, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसकी, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यू है बेटा, क्यों, क्योंकि बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। तो सिर्फ इस रिंग को देखो, इस रिंग को देखोगे, यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन।
तो आप बताओ इस रिंग के ऊपर ये दोनों ग्रुप क्या है सर, डिफरेंट है, ठीक है ना। इस रिंग के अंदर ये वाला ग्रुप और ये पूरा ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो इस रिंग की वजह से जीआई होगा कि नहीं होगा सर, होगा, जीआई होगा। जीआई किसकी वजह से बेटा, रिंग की वजह से तो है ही पक्का। प्लस डबल बॉन्ड की वजह से चेक करो, अगर मैं इस एच को ऐसे लिख दूं तो गलत तो नहीं है, हाँ सर गलत तो नहीं है, बराबर है। फिर आप बताओ ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग है, हाँ सर। ये वाला हाइड्रोजन और ये पूरा रिंग भी तो अलग है, हाँ सर। तो इसका मतलब रिंग की वजह से भी है और डबल बॉन्ड की वजह से भी है। तो इसमें जीआई किसकी किसकी वजह से है, रिंग की वजह से भी है और डबल बॉन्ड की वजह से भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी ये देखो डबल सिंगल फिर रिंग आ गया, तो इसको भी इंडिविजुअली चेक करो। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2 हाइड्रोजन है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम हो गया, तो इधर से तो जीआई नहीं आने वाला है, बराबर है। बट अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला मिथाइल और ये हाइड्रोजन अलग अलग है, हाँ सर। फिर ये हाइड्रोजन और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो अलग है, हाँ। तो इसका मतलब इट शोज जीआई। तो बेटा इसका मतलब क्या सीखने को मिला कि जब भी ऐसा डिसकंटिन्यू हो जाए, मतलब रिंग के बाद डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल है फिर वापस रिंग है, या फिर डबल बॉन्ड है, ऐसा कुछ है, तो हमेशा याद रखना बेटा उसमें इंडिविजुअल पार्ट को सिलेक्ट किया जाएगा और इंडिविजुअली पार्ट को सिलेक्ट करके चेक करेंगे कि उसमें जीआई है या नहीं। समझो एक में नहीं है दूसरे में है तो ओवरऑल तो जीआई होगा, मॉलिक्यूल तो ज्योमेट्रिकली आइसोमरिज्म शो करेगा। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स इसका एक बार आप फोटो ले लो, थोड़ा सा भी अगर डाउट है वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख लो और इसका फोटो ले लो अभी, और फिर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन में क्यों नहीं आइसोमरिज्म होता है, कल मैंने आपको बताया था, उसका रीजन आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसमें तो एंट्रेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्कीन्स मतलब रिंग होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इफ वी स्टार्ट विथ साइक्लोअल्कीन्स, एग्जांपल के तौर पे साइक्लोप्रोपीन, अगर हम लोग साइक्लोप्रोपीन लेते हैं, ठीक है ना, तो साइक्लोप्रोपीन का मतलब क्या होता है, एक रिंग होगा इस तरीके से और उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ना रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है नो डाउट, ठीक है, ग्रुप्स आर डिफरेंट, वो भी सब कुछ रेडी है। बट एक प्रॉब्लम ये बच्चों कि इसमें जो है वो हाइड्रोजन बेटा एक ही साइड में होंगे ऐसे, बराबर है। आप इसको ट्विस्ट करके यहाँ पे कुछ ला ही नहीं सकते बेटा, मतलब ये एक ही फॉर्म में क्या हो गया बेटा, फिक्स हो गया बेटा, एक ही फॉर्म में फिक्स हो गया। सो वी कैन से अप टू 7 कार्बन एटम्स, 7 कार्बन एटम्स cycloalkenes shows only cis form, वो बेटा हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड में होंगे, वो ट्विस्ट हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन तो कैसा, ये रिंग टूटेगा ही नहीं बेटा, ये रिंग इधर से शिफ्ट होगा ही नहीं बेटा, बहुत छोटा रिंग है ना, थोड़ा याद रखने जैसे। नेक्स्ट फ्रॉम cyclopropene, very important point, cyclopropene to cycloheptene, cyclopropene से लगा के cycloheptene, they do not show क्या, geometrical isomerism, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, फ्रॉम cyclooctane onwards, from cyclooctane onwards, cycloalkenes shows geometrical isomerism, they shows geometrical isomerism। सर ये क्या है, साइक्लोप्रोपीन हो गया। अगर मैं बात करूं साइक्लोब्यूटीन, याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हमको काम आएगा। साइक्लोब्यूटीन, अगर मेरे पास साइक्लोब्यूटीन है ऐसे,
तो ये वाला भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बिकॉज इसके दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में होंगे और रिंग ये बहुत छोटा है कि ट्विस्ट नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ 8 में कैसे पॉसिबल है। फिर थोड़ा ध्यान से सुनो, साइक्लोपेंटीन, जिसमें कितने कार्बन होंगे बच्चों, 5 कार्बन होंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी बेटा हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड में होंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन इस साइड में आ ही नहीं सकता, तो इसमें हमेशा सिस फॉर्म में होगा। सिस फॉर्म मतलब दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में। नेक्स्ट आता है साइक्लोहेक्सीन, जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। साइक्लोहेक्सीन में क्या होगा, ये ऐसे होगा और ये दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में होंगे, तो ये भी सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म होएगा ही नहीं, ठीक है। फिर आता है साइक्लोहेप्टीन। साइक्लोहेप्टीन में टोटल कितने कार्बन होंगे बेटा, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर समझो मैं डबल बॉन्ड डालता भी हूँ तो ये भी बेटा कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म में ही है। तो बट अगर मैं बात करूँ साइक्लोऑक्टीन की, ठीक है ना, इन केस ऑफ साइक्लोऑक्टीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ साइक्लोऑक्टीन जो होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 8 होते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिंग है, बहुत ही बड़ा रिंग है, तो क्या हो जाएगा सर, बहुत बड़ा रिंग है तो बेटा उसको आप ट्विस्ट कर सकते हो, तो इसमें 2 फॉर्म आ सकते हैं, सिस भी आ सकता है और ट्रांस भी आ सकता है। ये देखो इस तरीके से, तो इसमें कितने कार्बन है, 8 है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, साइक्लोऑक्टेन, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बच्चों, सिस फॉर्म है ना। अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाना चाहूं तो इस तरीके से बनेगा, देखना एकदम ध्यान से। 8 कार्बन गिनवाऊंगा मैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्विस्ट कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे बेटा क्या है, डबल बॉन्ड है। अभी बताओ, एक हाइड्रोजन इस साइड में होगा और दूसरा हाइड्रोजन इस साइड में होगा, तो पहले मुझे बताओ, पहले क्या हो रहा था बेटा, बोथ द हाइड्रोजन आर ऑन द सेम साइड, ठीक है ना। अभी मैंने रिंग को क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला मैं डैश बनाऊंगा, ताकि क्योंकि वो ट्विस्टेड फॉर्म है ना अभी, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अभी डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में कि सेम साइड में, ऑपोजिट साइड में। पहले डबल बॉन्ड के दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में थे, अभी डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। और अगर ये ट्रांसफॉर्म है तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका इसके अंदर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ स्मॉल रिंग साइज। तो बेटा कहां से शुरू होती है, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 8 होने चाहिए बेटा। 9 वाला होगा तो अभी भी डेफिनेटली होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए सच बोलूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट को मैं स्टार मार्क भी कर रहा हूँ। फ्रॉम साइक्लोऑक्टेन ऑनवर्ड साइक्लोअल्केन्स कैन शो व्हाट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस वाले कंपाउंड के बारे में एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं ये वाला कंपाउंड दूं आपके लिए, ठीक है सर, कौन सा वाला कंपाउंड, ये देखो, इस कंपाउंड की बात करो, इसका तो आईयूपीएसी नाम तो आता ही होगा डेफिनेटली आपको, ठीक है ना, ये कंपाउंड। अभी ये वाला जो अल्कीन है बेटा, साइक्लोअल्कीन है, इसमें कितने कार्बन है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, साइक्लोडेकीन। साइक्लोडेकीन। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में है बेटा, दोनों एक ही साइड में है, तो ये जो साइक्लोडेकीन में जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में है बेटा, सिस फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है बच्चों, सिस फॉर्म में। लेकिन अगर मैं इसको ट्रांस फॉर्म में लेके जाना चाहूँ तो भी मैं लेके जा सकता हूँ, क्यों, बिकॉज यहाँ पे बेटा 8 कार्बन से ज्यादा कार्बन है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, तभी भी बेटा ये साइक्लोडेकीन ही होगा। ये देखो, अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा हाइड्रोजन इस तरीके से होगा बेटा। तो आप बताओ, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के क्या है, ऑपोजिट साइड में है, तो ये भी क्या है, साइक्लोडेकीन ही है। बट ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, सर ये तो ट्रांस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बच्चों, ट्रांस फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रही है वो किस वजह से आ रही है बेटा, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। सर लेकिन आपने तो बोला था रिंग में डबल बॉन्ड होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। हाँ, 7 कार्बन तक नहीं कर सकता, बट 8
या 8 से ज्यादा कार्बन होगा तो शो करेगा। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, टेक योर टाइम, तो आप क्या बोलोगे? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बराबर है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रिंग की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे CH3 जोड़ दूं तो, और यहाँ पे भी CH3 जोड़ दूं तो, हाँ तो होगा। और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, करेक्ट है, ध्यान से सुनो बच्चों। तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी अलग है। सो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, बट नॉट बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, नॉट बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप्स, ठीक है। सो दिस compound shows, this compound shows geometrical isomerism not because of dash bond, double bond, not because of double bond। ये डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, मैं आपको सच बोलूं तो ये टॉपिक जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बट मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दिया कि अगर ये वाला ऐसे है तो यहाँ पे बेटा आप इसको ट्विस्ट करके ला ही नहीं सकते, इसको ट्विस्ट करके ये वाले हाइड्रोजन को आप ये साइड में नहीं ला सकते, बिकॉज रिंग बहुत छोटा है। तो उसके लिए रिंग का साइज मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 8 होगा तो ही वो ट्विस्ट कर सकते हैं, वरना रिंग इतना छोटा होता है, 7 नंबर तक देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि वो ट्विस्ट होता ही नहीं है। और वो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये सब के सब कौन से फॉर्म है? सिस ही है। सब जगह पे देखोगे तो हाइड्रोजन एक ही साइड में है, ठीक है। तो इस वजह से बेटा याद रखना, साइक्लोअल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? बोलो 8 कार्बन, मिनिमम 8 कार्बन तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग ने अल्केन्स पढ़ लिया, अल्कीन्स पढ़ लिया, सॉरी अल्कीन्स पढ़ लिया, साइक्लोअल्कीन्स पढ़ लिया, अलीन्स पढ़ लिया, स्पाइराइन्स पढ़ लिया और साइक्लोअल्कीन्स भी हमने पढ़ लिया। अभी हेटेरो एटम जब होगा तब उसमें जीआई होगा कि नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा पार्ट है, इसका फोटो लो फिर मैं सिखाता हूँ। Okay students, so the next part is, last part है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन। और जनरली हेटेरो एटम जो होता है हम लोग अपने सिलेबस में लेते हैं बेटे को, किसको? बेटे को, सन को, ठीक है ना। सन का मतलब या तो सल्फर होगा या तो ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन। ये जनरली 3 हेटेरो एटम्स हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज में लेते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ फर्स्ट वन, बहुत ही कम एग्जांपल्स है इसके, सिलेक्टेड एग्जांपल्स ही है। जैसे ये वाला एग्जांपल, क्या ये वाले कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। सर ये क्या बनाया आपने? चेहरा बनाया क्या? नाग देवता बनाया? नहीं बेटा, इसको बेटा लोन पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोन पेयर। जब हम लोग अमोनिया लिखते हैं तो आपने देखा होगा नाइट्रोजन के पास ऐसे 2 बिंदी बनाते हैं, तो उसको एक्चुअल में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसको लोन पेयर बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप बताओ इस कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है कि नहीं है? है। सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है। ग्रुप्स बेटा डिफरेंट है कि नहीं है? ग्रुप्स आर डिफरेंट। सर कैसे, जरा बताओ ग्रुप्स कैसे डिफरेंट हुए? ये और ये ग्रुप अलग है, ये हाइड्रोजन और ये लोन पेयर है, तो डेफिनेटली ये भी तो अलग ही हुआ ना। फिर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है कि ऑड है? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होगा तो L1 is not equal to L2. So therefore this compound will show क्या? Geometrical isomerism। इस तरीके से भी आ सकता है, यहाँ पे H की जगह पे OH भी आ सकता है। क्या आ सकता है? OH। तो बेटा उसको ऑक्साइन बोला जाता है, मैंने आपको IUPAC में सिखाया था। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मेरे पास में ये वाला कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। अगर हमने एक हाइड्रोजन को दे दिया, एक हाइड्रोजन को दिया तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? प्लस। और हाइड्रोजन तो हमेशा भिखारी के फॉर्म में घूमता है, उसको इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या आना चाहिए? माइनस। बट इसके ऊपर ऑलरेडी प्लस है ना, तो प्लस माइनस न्यूट्रल। वापस बोलो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर
प्लस, हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में ऑलरेडी था तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या आना चाहिए माइनस, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस नहीं होता है, ये केमिस्ट्री है, मैथ्स नहीं है, न्यूट्रल हो जाएगा। और एक लोन पेयर तो प्रेजेंट पहले से था ही, तो टोटल कितने लोन पेयर थे, 2 थे, उसमें से एक हाइड्रोजन को दे दिया और एक तो बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप बताओ इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है कि नहीं है सेम चीज है बेटा, सेम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है कि नहीं है यही आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड। ठीक है, ये याद रखना, ये बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ग्रुप्स डिफरेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, ऑड नंबर है, सो देयरफॉर दिस आल्सो शोस जीआई। तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर लगभग 3 लेक्चर्स ले लिए बेटा। अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा खत्म नहीं हुआ है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सपोज ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये वाला, ठीक है ना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास में एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के तौर पे सपोज नंबर 1 मेरे पास में समझो ये वाला एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये कंपाउंड। आप बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, ग्रुप्स डिफरेंट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चों, ग्रुप्स डिफरेंट होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है बेटा, L1 इज नॉट इक्वल टू L2। तो ये एक तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा और दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या होगा बताओ, ये होगा कि नहीं होगा, बराबर है। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, जब आपको इसका IUPAC नेम पूछा जाएगा तब आप क्या करोगे, 1 2 3 4 लिखोगे। तो आप नाम लिखने के टाइम में क्या लिखोगे, ब्यूट 2ene लिखोगे ना। हाँ सर ब्यूट 2ene लिखेंगे। तो जब आप इसका IUPAC नाम लिखोगे 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो इसका नाम क्या लिखोगे, सर इसका भी नाम लिखेंगे ब्यूट 2ene। तो बेटा मैं जब बोलूंगा ब्यूट 2ene लेके आओ तो आप ये वाला लेके आओगे कि ये वाला लेके आओगे, सर दोनों सेम ही तो है। तो मेरा पूरा इतना सिखाने का मेहनत तो पानी में गया। दोनों सेम कैसे बेटा, क्या ये वाले कंपाउंड को ऐसे रोटेट करके इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं ना। तो फिर दोनों अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है। हाँ दोनों आइसोमर है बट दोनों है तो क्या, अलग अलग। तो इनके नाम में तो बेटा कोई फर्क ही नहीं आ रहा है, तो नाम भी डिफरेंट होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, इनको नेमिंग कैसे की जाती है। तो IUPAC तो एक्चुअल में हमारा हो चुका है, इसमें थोड़ा सा और तड़का लग जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। सो नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत ही इजी है बच्चों, डोंट वरी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और हमारे सिलेबस में 3 नेमिंग है बेटा। कितने नेमिंग है, 3 नेमिंग है। सबसे पहला है बेटा सिस ट्रांस नेमिंग, सिस ट्रांस नेमिंग। दूसरा जो है इजेड नेमिंग, ये क्या होता है मैं सब सिखाऊंगा, डोंट वरी, नाम से डरो मत, इजेड नेमिंग। एंड तीसरा फाइनल है बेटा सिन एंटाई नेमिंग, इसको एंटी मत बोलना, सिन एंटाई नेमिंग, ठीक है। तो टोटल कितने नाम है बच्चों, 3 है। अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ एक ध्यान से सुनो। आप बोलोगे ये पता नहीं कौन से सर है जो 21 लेक्चर सिर्फ आइसोमेरिज्म के ऊपर ले लिए, हमको 24 लेक्चर IUPAC पे सिखा दिए, 21 लेक्चर्स अभी सिर्फ आइसोमेरिज्म पे हो गए, अभी पता नहीं और कितने आएंगे। मेरे हिसाब से तो 30 हो जाएंगे। तो सर 54 लेक्चर्स तो आपने इसके ही ले लिए। बेटा मैंने आपको क्या बोला, जब आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये सब दिखाई देगा बेटा। मैं चाहता तो मैं फटाफट खत्म कर सकता, बट वो मुझे नहीं आता है। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, बहुत डिटेल में बताऊंगा, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जब भी आप नोट्स ओपन करके पढ़ो तो आपको मेरी याद आनी चाहिए। मेरी याद तो सेकेंडरी, आपको चीजें आनी चाहिए समझ में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मैं आपको सच में बोलूं तो कंपेयर टू अदर टीचर्स मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं एक एक चीज बहुत ही डिटेल में, जब तक मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि आपके दिमाग में गया, तब तक मैं सिखाता हूँ अलग अलग तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे टीचर्स अच्छा नहीं सिखाते, वो मेरे से भी अच्छा सिखाते हैं, उनका नॉलेज मेरे से भी अच्छा हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, बट मैं मेरा तरीका इसी तरीके से लेके जाऊंगा। एंड आई होप आप लोगों को भी समझ रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है, ना कोई चीज यहाँ पे बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, कंसेप्ट को अच्छे से समझो, डिटेल में दिमाग से लगाओ, फिर आपको कंसेप्ट और इजी लगेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं चीजें कंसेप्ट वाइज क्लियर नहीं करते जाऊंगा तो जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, और फिर आपको केमिस्ट्री से धीरे धीरे मन उठने लगेगा, और फिर जग सुना लगेगा। इस वजह से बेटा अपन थोड़ा टाइम ले लेके अच्छे से पढ़ रहे, ठीक है। चलो
अभी हम लोग आज के लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट वाला कंप्लीट करेंगे, सिस ट्रांस, या फिर नेक्स्ट लेक्चर पूरा इसके ऊपर लगेगा, एक लेक्चर स्पेशली पूरा इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वन, सिस ट्रांस नेमिंग। सबसे इजी नेमिंग यही है बेटा, सिस ट्रांस नेमिंग, क्योंकि तो मैंने पहले भी आपको सिखाया था, अगर डबल बॉन्ड या सेम साइड में होंगे तो सिस बोलेंगे, ऑपोजिट साइड में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, एटलीस्ट वन एटम और ग्रुप, एटलीस्ट वन एटम और ग्रुप at the two terminal ends of restricted rotation site must be same, ठीक है ना। अभी ये तो डेफिनेशन है, मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ, ध्यान देना। एज इट इज मैंने लिख दिया बुक में से। एग्जांपल देखिए बेटा, अगर मेरे पास में यहाँ पे A है और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे B है, ठीक है, क्या है B। इसको आप सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब यहाँ पे और यहाँ पे एटलीस्ट दो आइटम सेम होने चाहिए, मतलब इधर का एक और इधर का एक सेम होना चाहिए। अभी समझो मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख दूं तो ये तो चारों अलग अलग हो गए, चारों क्या हो गए, अलग अलग, तब इसमें सिस ट्रांस यूज नहीं होगा। इन दोनों में से, सुनो मेरी बात, इन दोनों में से कोई ना कोई एक एटम यहां होना ही चाहिए, यहां पे, तभी ये यूज कर सकते हैं। इसी का मीनिंग ये देखो ना, एटलीस्ट वन एटम और ग्रुप एट द टू टर्मिनल एंड्स ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट मस्ट बी सेम, मतलब यहां और यहां पे एटलीस्ट एक एक एटम तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पे ए और बी है ना, तो यहाँ पे या तो ए कोई ना कोई एक जगह पे होना चाहिए, सुनो अच्छे से, या तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक जगह पे ए होना चाहिए, या फिर इन दोनों में से कोई ना कोई एक जगह पे क्या होना चाहिए, बी होना ही चाहिए, भले दूसरा कुछ भी हो। तो सब जैसे एग्जाम्पल दो, यहाँ पे समझो मैंने ए लिख दिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जरूरी नहीं बी हो ही हो, कुछ भी चलेगा, एटलीस्ट वन बोला है, मतलब एक तो सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पे मेरी मर्जी है बेटा, मैं लिख देता हूं, चलो x लिख दिया x। अब एकदम ध्यान से सुनो, एक ये स्ट्रक्चर हुआ और एक ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, इसी तरीके से होगा बेटा, x को ऊपर डाल दो, नीचे a को डाल दो, ठीक है। तो ये वाला क्या बोलता है पता है, ये वाला जो है सिस ट्रांस, वो ये बोलता है कि जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, यही आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, एकदम ध्यान से सुनो, बहुत इजी है बच्चों, ये भी आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड के अगर सेम साइड में ग्रुप सेम है, सेम साइड में ग्रुप्स क्या है, सेम, तो उसको सिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड के ऑपोजिट साइड में सेम ग्रुप है तो उसको ट्रांस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांस। सर मेरे को एक डाउट है, हाँ बोलो बच्चों। सर अगर समझो हम लोग के पास ऐसा होता ए बी, यहाँ पे एक्स और वाई, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है ना, हाँ है ना, कौन ना बोल रहा है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, ग्रुप्स भी डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, और L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तो सब फिर इसका क्या होगा, ये सिस होगा कि ट्रांस होगा, वहां पे ये अप्लाई होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट एक एटम या ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। तो सर फिर वहां पे क्या अप्लाई करेंगे, ये वाला करेंगे, EZ नेमिंग, सो सिंपल। तो ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें एक एटम या एक ग्रुप दो टर्मिनल एटम्स पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पे तो बेटा सेम है ही नहीं, तो अपन सिस ट्रांस अप्लाई नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात है। तो सिस ट्रांस अप्लाई नहीं करेंगे तो वहां पे क्या आएगा बेटा, ENZ नेमिंग। वो क्या होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी आप बताओ, यहाँ पे बताओ ये क्या है, सर ये तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, हाँ सर ठीक है। ये वाला क्या है बच्चों, सर ये तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है। आप बताओ ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। क्या डबल बॉन्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड के सेम साइड में सेम ग्रुप है, हाँ। आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, यहाँ पे CH3 यहाँ पे भी CH3, सेम ही है ना। तो बेटा ये सिस होना चाहिए कि ट्रांस होना चाहिए, डेफिनेटली इट विल बी सिस। तो इसका नाम हो जाएगा सिस ब्यूटोइन, आगे खाली लिख जाएगा, खाली कुछ नहीं, आगे सिर्फ लिख जाएगा क्या, सिस। अगर मैं ध्यान से देखो, ये वाला H है
और ये वाला भी H है, ये ऑपोजिट साइड में है, ठीक है ना। ये वाला क्या है, CH3 है, और ये वाला भी क्या है, CH3 है। ये भी किधर है बेटा, ऑपोजिट साइड में। तो इसको क्या बोलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आगे नाम के आगे क्या लग जाएगा, ट्रांस लग जाएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो एक ही इसमें प्रॉब्लम ये है बेटा कि एटलीस्ट एक एटम तो सेम होना ही चाहिए। जैसे अगर मैं सेकंड एग्जांपल ले लूं, देखो ये वाला एग्जांपल, क्लोरीन डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे H लिख दिया, बराबर है। और अगर दूसरा स्ट्रक्चर बना दूं, यहाँ पे Cl C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे H और H है बेटा। अभी आप बताओ इसमें से सिस ट्रांस एप्लीकेबल है कि नहीं है, हाँ है ना। यहाँ पे H और Cl है, यहाँ पे भी एटलीस्ट एक एटम तो सेम ही है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड Cl ऑपोजिट साइड में, H और H भी ऑपोजिट साइड में, कोई भी एक ही ग्रुप देखना है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो ट्रांस हो गया, ठीक है ना। IUPAC नाम तो आपको लिखने आता है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस, ठीक है। चलो यहाँ पे थर्ड वाला एग्जांपल ले लूं मैं। थर्ड वाला एग्जांपल बताओ, CH3, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C, C2H5 H, बराबर है। अभी बताओ ये सिस है कि ट्रांस है, सर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड, ठीक है ना। ये और ये ग्रुप सेम है क्या, नहीं है, ठीक है ना। बट ये दोनों तो सेम है ना, कोई भी एटलीस्ट वन बोला है ना, तो दोनों सेम साइड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सिस हो जाएगा। सो दिस इज योर सिस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। और भी मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स ड्रॉ करके बताता हूँ, इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट, सो 2-3 एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो लिखो एग्जांपल नंबर 1, प्रेडिक्ट करना है कि सिस और ट्रांस है, वो प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट। वीडियो पॉज करके ट्राई करो 2-3 मिनट की। नो नीड टू राइट द IUPAC नेम, वैसे भी इनका तो मैंने IUPAC नाम सिखाया भी नहीं, हमने सिलेबस में नहीं, वो JEE एडवांस वाला पार्ट में है, बट सिर्फ इसका देख लो बेटा। चलो स्टार्ट करें। पहली बात तो बेटा ये इवन है कि ऑड है, सर ऑड है। ऑड है तो GI हो सकता है, बट ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, हाँ सर, ये हो गया आपका RRS हो गया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड। अभी ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है वो सेम साइड में है कि ऑपोजिट साइड में, सेम, तो ये क्या हो जाएगा, सिस, ओके, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ करूँ तो ये आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, हाँ सर। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सर सेम है, सेम साइड में भी है सर। ये दोनों देखने का ही नहीं ना, एटलीस्ट एक सेम साइड में होना चाहिए, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिनो, 1 2 3, सर ये तो ऑड है, ऑड है तो डेफिनेटली ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड, ग्रुप्स डिफरेंट है, हाँ ग्रुप्स डिफरेंट है, हाँ। अभी अगर बात करूँ तो यहाँ पे OH यहाँ पे नीचे और यहाँ पे OH ऊपर है, सो दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड, सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज ट्रांस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन समझो, पूछा है ड्रॉ सिस एंड ट्रांस फॉर्म ऑफ पेंटुइन, पेंटुइन के सिस और ट्रांसफॉर्म बनाओ, ठीक है। तो कैसे बनाओगे बताओ। पेंटुइन का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है वो बताओ। ये पेंटुइन है, इस तरीके से, ये पेंट क्या है बेटा, टुइन है,
अभी अगर मुझे सिस बनाना है, सिस फॉर्म, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिस फॉर्म। ठीक है, ये आ गया आपका सिस फॉर्म। सिस फॉर्म क्या होगा जरा बताओ। सिस फॉर्म में क्या करेंगे, सी डबल बॉन्ड सी, दोनों के ऊपर एक एक एच है, तो दोनों एच सेम साइड में ले लो, क्यों, सिस बनाना है ना। और यहाँ पे क्या बचा, CH2 CH3 मतलब इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या बचा, मिथाइल ग्रुप। तो अभी आप देखो, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, यहाँ पे ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है कि सेम है, ये ग्रुप्स डिफरेंट है, ये ग्रुप्स डिफरेंट है, बट ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस। अभी अगर मैं इस हाइड्रोजन को ऊपर और इस वाले पार्ट को नीचे ले लूं, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। तो बच्चों ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, CH3 यहाँ पे C इधर H, डबल बॉन्ड C इधर ऊपर H ले लो अभी, और नीचे CH2 CH3। सर हम लोग इसको नीचे नहीं ले सकते क्या, दोनों को नीचे लेंगे बेटा तो वापस इसी से स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो किसी एक ग्रुप को ही नीचे लेना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग अलग है, सो दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, ड्रॉ सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑफ नंबर 1 X 2 in B X 3 in X 2 in X 3 in। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्लोरो ब्यूट 2 in। ठीक है, एंड लास्ट वन 2,3 डाई क्लोरो ब्यूट 2 in। इन चारों का बेटा आपको सिस फॉर्म भी बनाना है और ट्रांसफॉर्म भी बनाना है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट नेमिंग, दैट इज सिस एंड ट्रांस। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ईजेड नेमिंग पढ़ेंगे, और सिन और एंटाई तो बेटा हार्डली 5 से 7 मिनट का, बस उतना ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा टाइम हमको ईजेड में ही लगने वाला है, बिकॉज ईजेड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही हमारा ईजेड वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जिसमें IUPAC प्लस आइसोमेरिज्म के साथ IUPAC भी घुसे रहते हैं। कैसे, स्ट्रक्चर ही ऐसा बना के देंगे और बोलेंगे इसका IUPAC नाम लिखो। तो बेटा अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखूं तो हर बच्चा बोलेगा पेंटुइन, बराबर है, बट पेंटुइन में 2 ऑप्शन दिए हैं, सिस पेंटुइन, ट्रांस पेंटुइन। ठीक है ना, वैसे ईजेड के इस तरीके से ई पेंटुइन, जेड पेंटुइन, वो कैसे डिसाइड होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझा होगा, एक एक कंसेप्ट मैंने तो बहुत डिटेल में समझा है। अगर कोई भी पार्ट में डाउट है आप एक बार वीडियो को वापस से देख सकते हो। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद लेक्चर नंबर 22, EZ naming, very important for each and every entrance students. So we'll meet in the next lecture with EZ naming. Till then, thank you, take care students.